वेरी गुड आफ्टरनून हर एक पार्टिसिपेंट जो यहाँ पे प्रेजेंट है उन सबको मैं आप सबका स्वागत करती हूँ शेरखान क्लासरूम की ट्रेडिंग इन करेंसीज में। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं क्लासरूम को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। शेरखान क्लासरूम ट्रेन कर रहा है कस्टमर्स को 10 साल से ज्यादा से, और हमने कुछ 2 लाख के करीब पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन किया है। और आज के लिए मैं फातिमा शेरखान क्लासरूम से आपकी इंस्ट्रक्टर रहूंगी। आप सबको अपने ऑनलाइन सिस्को वेबएक्स इंटरफेस से वाकिफ कराना चाहूंगी। तो यहाँ पे नीचे है हमारा चैट बॉक्स जहां पर अपने सारे क्वेरीज और रिप्लाईज डाल सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने सारे क्वेरीज एंड ऑफ द ट्रेनिंग में डालें ताकि हम कहीं पे भी टॉपिक से भटक ना जाए। हम डेफिनेटली सेशन के एंड में क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे जहाँ पे आपके सारे क्वेरीज मैं एक के बाद एक ले लूंगी। अगर आपको फुल स्क्रीन व्यू देखना है यहाँ पे ऊपर जाके आप एक फुल स्क्रीन व्यू भी देख सकते हैं। अगर किसी ने भी ज्वाइन वॉइस कॉन्फ्रेंस नहीं ज्वाइन किया है, ये छोटा सा इंस्ट्रक्शन उन सबके लिए है। और अगर आपको कोई भी तरह का ऑडियो इश्यू आ रहा है, अगर आप मुझे नहीं सुन पा रहे हो या फिर कोई भी तरह का ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे ऊपर जाके कम्युनिकेट टैब में आप एक ऑडियो टेस्ट भी ले सकते हैं। इसी के साथ कुछ और चीजें मेंशन करना चाहूंगी कि हर एक पार्टिसिपेंट जो ये सेशन ज्वाइन कर रहा है वो बाय डिफॉल्ट म्यूट पे रहेगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी रिप्लाईज देने हैं, आप सिर्फ चैट बॉक्स पे डाल दीजिएगा और आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे दूंगी। अगर किसी भी समय मैंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है तो डोंट वरी, या तो मैं वो क्वेश्चन सेशन के दौरान कहीं ना कहीं कवर करने वाली हूँ, या फिर सेशन एंड होने से पहले मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। तो उसकी फिक्र करने की जरूरत आपको नहीं है। आते हैं की टेकअवेज फ्रॉम द सेशन। क्या क्या चीजें हैं जो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग स्टाइल्स है ट्रेडिंग के, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर हम आएंगे टेक्निकल एनालिसिस पे। तो फ्रेंड्स ये मॉड्यूल टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है, मतलब के चार्ट्स को देखते हुए आप एक ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट के साथ, ये हम ये सेशन में सीखने वाले हैं। तो बेसिकली पहला जो टूल है, इंडिकेटर है जो हम आज के सेशन में यूज करने वाले हैं वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्या होता है सपोर्ट, क्या होता है रेजिस्टेंस और आप उसे कैसे यूज कर सकते हो एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ एक दूसरा टेक्निकल इंडिकेटर भी हम यूज करेंगे जो कि है आरएसआई। तो क्या है आरएसआई और आप आरएसआई को कैसे यूज कर सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये हम यहाँ पे बात करेंगे। ट्रेडिंग गाइडलाइंस 1 और ट्रेडिंग गाइडलाइंस 2 में हम ये देखेंगे कि एक बार आपने ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस और आरएसआई के साथ, तो क्या होगी आपकी एंट्री, क्या होगा स्टॉप लॉस और क्या होगा टारगेट। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट हम ये सेक्शन में डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हम बहुत ही जरूरी टॉपिक पे आएंगे जो कि है मनी मैनेजमेंट। तो क्या होता है मनी मैनेजमेंट और क्या गाइडलाइंस है मनी मैनेजमेंट के जो हम सजेस्ट करते हैं कि आप फॉलो करो एक करेंसी ट्रेडर के तौर पे, वो हम यहाँ पे बात करेंगे और एंड में हम एक रिकैप ले लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं वेरियस स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग पे। कौन कौन से अलग अलग स्टाइल्स है ट्रेडिंग के, तो देखिए फ्रेंड्स 3 स्टाइल है। तो एक ट्रेडर के व्यू के बेसिस पे या तो आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो सकते हो या फिर शॉर्ट टर्म या एक पोजिशनल ट्रेडर हो सकते हो। अगर इंट्राडे ट्रेडर की बात करूं फ्रेंड्स, जैसे कि आप पढ़ सकते हो यहाँ पे एक्ट टुडे ओनली टुमारो इज टू लेट, मतलब कि अगर कोई मान लीजिए आज ट्रेड लेता है इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो टारगेट आज के आज ही मार्केट्स क्लोज होने से पहले अचीव हो जाएगा, इसे इंट्राडे ट्रेड कहा जाता है। तो कोई भी ट्रेड एक दिन पे लेना इस व्यू, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि टारगेट्स उसी के उसी दिन पे मार्केट्स क्लोज होने से पहले ही अचीव हो जाएंगे, इसे इंट्राडे ट्रेड या फिर डे ट्रेड भी कहा जाता है। तो अगर मैं करेंसी की बात करूं यहाँ पे, तो करेंसी मार्केट आवर्स है 9 बजे से लेके 5 बजे तक। मतलब कि जब आप ट्रेड ले रहे हो 9 सवा 9 के बाद या 9 सवा 9 को, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि 5 बजे जब करेंसी मार्केट्स क्लोज होते हैं उससे पहले पहले ही मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, इसे इंट्राडे के ट्रेड कहा जाता है।
अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड या स्विंग ट्रेड की बात करूं, स्विंग ट्रेडर का व्यू ये है कि जब वो ट्रेड में एंटर करता है उसका व्यू ये होता है, उसका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि टारगेट उसी के उसी दिन पे ना अचीव होके हो सकता है कि उसको 1 हफ्ता से 8 से 10 दिन भी लग जाए टारगेट अचीव होने के लिए। तो कोई भी ट्रेड को एक दिन से ज्यादा रखना, 8 से 10 दिन तक, इसे स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म ट्रेड कहा जाता है। और पोजिशनल ट्रेड मतलब कि अगर कोई ट्रेड में इस एक्सपेक्टेशन के साथ एंटर करता है कि उसका टारगेट उसी के उसी दिन पे ना अचीव हो के अगले कुछ दिनों में भी ना अचीव हो, पर वो रुक सकता है 1 महीने तक भी उसके टारगेट्स को अचीव होने के लिए, उसे एक पोजिशनल ट्रेडर कहा जाता है। तो आपका व्यू क्या है कि आप जब ट्रेड में एंटर करते हो आपका व्यू क्या होता है इंट्राडे ट्रेड का या शॉर्ट टर्म का या पोजिशनल ट्रेडर का? इस हिसाब से कितने समय के लिए आप रुक सकते हो अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, उस हिसाब से आपका स्टाइल ऑफ ट्रेड डिसाइड होता है फ्रेंड्स। अब स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो टाइम फ्रेम चार्ट्स पे। देखिए, ये एक मॉड्यूल है टेक्निकल एनालिसिस का, और जब मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करती हूँ हम चार्ट्स को देखने वाले हैं, और चार्ट्स के ऊपर हम कुछ टेक्निकल टूल्स और इंडिकेटर्स यूज करेंगे एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आपका स्टाइल क्या है ट्रेडिंग का, उस हिसाब से आप एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हो चार्ट के ऊपर भी। तो अगर मैं एक इंट्राडे ट्रेडर के बारे में कहूँ, इंट्राडे ट्रेडर का व्यू ये है कि उसका टारगेट उसी के उसी दिन पे अचीव हो जाएगा। इस वजह से चार्ट्स के ऊपर भी वो एक छोटा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेगा, जैसे कि 15 मिनट का या फिर एक 5 मिनट का चार्ट। क्योंकि अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर को कहती हूँ कि आप डेली चार्ट यूज करो, जब तक कैंडल क्लोज होता है वो दिन खत्म हो जाएगा। तो एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए पूरा की पूरा ट्रेड एक डेली चार्ट के ऊपर डिपेंड करना शायद प्रैक्टिकल ना रहे। इस वजह से इंट्राडे ट्रेडर शायद एक 15 मिनट या फिर एक 5 मिनट का चार्ट यूज करेगा। स्विंग ट्रेडर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर उसके पास थोड़ा ज्यादा समय है, वो 1 हफ्ते से 8 से 10 दिन भी रुक सकता है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए। इस वजह से वो शायद एक 60 मिनट्स मतलब एक आर्ली चार्ट या फिर एक डेली चार्ट यूज करेगा। पोजिशनल ट्रेडर अगर जरूरत हो तो वो 1 महीने तक भी रुक सकता है टारगेट्स अचीव होने के लिए, और इस वजह से वो शायद एक डेली या वीकली चार्ट और हायर टाइम फ्रेम एक डेली या वीकली चार्ट यूज करेगा एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब फ्रेंड्स, क्योंकि करेंसीज सिर्फ और सिर्फ एज करेंसी डेरिवेटिव्स ही ट्रेड हो सकते हैं, मतलब अगर आपको करेंसीज में ट्रेड लेना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही ट्रेड लेना है। और अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड ले रहे हो, आइडियली जब आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस, स्पेशली ऑप्शंस को खरीद रहे हो, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आपका जो ट्रेड होगा वो आइडियली छोटे टाइम पीरियड के लिए होना चाहिए। तो ज्यादातर तो हम सजेस्ट करते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो आप इंट्राडे ट्रेड्स ही ले, अगर नहीं तो ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ले। पर पोजिशनल ट्रेड लेना कभी कभी तो पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सपायरी डेट्स होती है हर एक कॉन्ट्रैक्ट की, और फीजिबल भी नहीं है कि इतने लंबे समय तक अपना पोजीशन आप ओपन रखो। इस वजह से शॉर्ट में कहना चाहती हूं कि हम ये अज्यूम करेंगे कि हम करेंसीज में ट्रेड जब ले रहे हैं हम प्रेफरेबली इंट्राडे ट्रेड्स ढूंढना चाहते हैं, और इस वजह से हम 15 मिनट का या फिर एक 5 मिनट का, आइडियली मैं 15 मिनट का चार्ट देखती हूँ कोई भी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। पर जो भी टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स वगैरह जो हम 15 मिनट के चार्ट पे आज अप्लाई करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो सेम चीज आप 60 मिनट्स या डेली चार्ट वगैरह पे भी अप्लाई कर सकते हो आपके शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए। तो आते हैं इंट्रोडक्शन टू सपोर्ट और रेजिस्टेंस। क्या होता है सपोर्ट और क्या होता है रेजिस्टेंस? ये पहला टेक्निकल टूल या इंडिकेटर है जिसके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत जरूरी होता है। इनफैक्ट काफी सारे लोग इसे एज अ बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये कोई भी टाइम फ्रेम पे
कोई भी चार्ट पे, करेंसीज में, कमोडिटीज में, इक्विटीज में, कहीं पे भी ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो इजीली अप्लाई हो सकता है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्टली होता क्या है? तो अगर सिंपल शब्दों में कहूं फ्रेंड्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो एरिया है जहां पे प्राइसेस ने टर्न लिया है। मतलब कि मान लेते हैं कि प्राइसेस यहाँ पे नीचे जा रहे हैं, यहाँ से टर्न लेके ऊपर जाने लगे हैं। ये जो एरिया है जहां पे प्राइसेस टर्न ले रहे हैं, ये एरिया आप मार्क कर सकते हो एज अ सपोर्ट। अब प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, टर्न लेके नीचे आने लगे हैं, ये एरिया जहां पे प्राइसेस टर्न ले रहे हैं, उस एरिया को आप मार्क कर सकते हो एज अ रेजिस्टेंस। प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, टर्न लेके ऊपर जाने लगे, सपोर्ट। प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, टर्न लेके नीचे आने लगे, ये आपका रेजिस्टेंस हुआ। ऐसे आप मार्क कर सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बार आपने मार्क कर लिया, तो आपको ये ट्रेड लेने में कैसे हेल्प करेगा? तो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस में एक थियोरी है, एक अजम्पशन है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मतलब जो पहले हो चुका है वो हो सकता है कि वापस आगे जाके वापस वही चीज हो। मतलब कि अगर प्राइसेस यहाँ पे नीचे जाके ऊपर जाने गए थे पहले, तो अगर प्राइसेस यही लेवल पे अगर वापस आते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि प्राइसेस वापस यहाँ से टर्न लेके ऊपर की तरफ जाने लगे, और इस वजह से सपोर्ट एरिया आगे जाके आपको देगा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। दूसरी तरफ अगर प्राइसेस रेजिस्टेंस के आसपास आते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि प्राइसेस टर्न लेके नीचे की तरफ आने लगे, इस वजह से रेजिस्टेंस एरिया आगे जाके आपको देगा सेलिंग या फिर एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो सपोर्ट एरिया आगे जाके आपको दे सकता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, रेजिस्टेंस एरिया आगे जाके आपको एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है, और ऐसे आप मार्क कर सकते हो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस को। अब फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट्स पे कैसे अप्लाई किया जाए। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर काफी सारे हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो ट्रेड टाइगर से फेमिलियर होंगे, उन्होंने ट्रेड टाइगर पहले देखा होगा। अगर आप ट्रेड टाइगर से फेमिलियर नहीं हो या कंफर्टेबल नहीं हो, डोंट वरी फ्रेंड्स, आप ऐप या वेबसाइट या जो भी दूसरा चीज यूज करते हो, आप उस पे भी यही सारी चीजें मार्क कर सकते हो। अब चलिए, ये है स्क्रीन ट्रेड टाइगर का। अगर मैं डबल क्लिक करती हूँ कोई भी स्क्रिप्ट पे, मान लेते हैं कि मैं निफ्टी पे क्लिक कर रही हूँ, बाय डिफॉल्ट मुझे पहले का टाइम फ्रेम जो मैंने खोला था वो आएगा, या फिर एक 0 मिनट 1 डे चार्ट मिलेगा यहाँ पे मुझे। तो एक फुल स्क्रीन व्यू ले रही हूँ यहाँ पे। ये है 0 मिनट 1 डे चार्ट। फ्रेंड्स, हमने जैसे कि कहा था कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम एक इंट्राडे ट्रेड ढूंढना चाहते हैं करेंसीज में, और इस वजह से हम या तो एक 15 मिनट का या फिर एक 5 मिनट का चार्ट यूज करेंगे। मैं सिर्फ प्राइसेस को थोड़ा सा थिक कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि आप अगर मोबाइल से भी अटेंड कर रहे हो तो आपको ये अच्छे से दिख जाए। अब टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, राइट क्लिक, चेंज इंटरवल, या फिर कंट्रोल आई प्रेस करके आप इंटरवल चेंज कर सकते हो, या फिर ये छोटा सा बॉक्स पे नीचे जो है यहाँ पे राइट हैंड नीचे के कॉर्नर पे वो चेंज इंटरवल का बॉक्स है, उस पर क्लिक करके मैं कहती हूँ मुझे 15 मिनट का चार्ट चाहिए यहाँ पे। ये हो गया आपका 15 मिनट एक दिन का चार्ट। आपको डेफिनेटली ज्यादा डेटा चाहिए, इतने से इतना सा डेटा है आपके पास, इतने डेटा में कुछ नहीं होगा, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस आप अप्लाई नहीं कर पाओगे चार्ट्स पे। इस वजह से 15 मिनट का एक दिन का चार्ट ना यूज करते हुए मैं 15 मिनट का 30 डेज का चार्ट यूज करती हूँ। अब देखिए, मेरे पास ठीक ठाक काफी सारा डेटा है कोई भी तरह का एनालिसिस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि अगर आप
डेली चार्ट से कम कोई भी टाइम फ्रेम अप्लाई कर रहे हो, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप 30 डेज का चार्ट लीजिए। ये आपके लिए आसान रहेगा सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस वगैरह को मार्क करने के लिए, और कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर भी आप अप्लाई कर रहे हो वो अच्छे से अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं अग्री करती हूँ कि काफी सारे ट्रेडर्स ना वॉल्यूम्स को यूज करते हैं अपने ट्रेड्स को या तो कंफर्म करने के लिए या फिर एज अ सोल इंडिकेटर अपने ट्रेड्स को ढूंढने के लिए। पर्सनली मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मिसगाइडिंग हो जाता है, तो मैं वॉल्यूम्स नहीं यूज करती, इसके लिए मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ वॉल्यूम्स को। अब मैं देख पा रही हूँ कि प्राइसेस यहाँ पे ऊपर गए हैं, यहाँ से टर्न लेके नीचे जाने लगे हैं। कंट्रोल एच अगर मैं प्रेस करती हूँ कीबोर्ड पे, मुझे मिल जाता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने मार्क कर दिया अपना रेजिस्टेंस। ये टूल्स में से भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हो, कंट्रोल एच शॉर्टकट देख सकते हो। तो प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से टर्न लेके नीचे जाने लगे हैं, मैं मार्क कर देती हूँ अपना रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे प्राइसेस नीचे गए हैं, यहाँ से टर्न लेके ऊपर की तरफ जाने लगे हैं, कंट्रोल एच मैं मार्क कर देती हूँ अपना सपोर्ट। प्राइसेस ऊपर गए, टर्न लेके नीचे आने लगे, रेजिस्टेंस, प्राइसेस नीचे गए, टर्न लेके ऊपर जाने लगे, मैं मार्क कर देती हूँ अपना सपोर्ट। और ऐसे मार्क कर सकते हो आप सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस को। अब पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी भी एक सिंगल पॉइंट नहीं होता। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि प्राइसेस ये लेवल पे आके वापस आगे जाके टर्न करेगा या एग्जैक्ट 15,584.5 पे आके टर्न लेके ऊपर जाने लगेगा, नहीं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक पॉइंट नहीं हो सकता। ये देखिए, आपने शायद सुना भी हो डिमांड जोन, सप्लाई जोन। ये कॉन्सेप्ट्स जो है डिमांड जोन, सप्लाई जोन या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज, ये काफी सिमिलर है। और जैसे डिमांड और सप्लाई के जोन्स होते हैं, वैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक सिंगल पॉइंट नहीं हो सकता। ये एक एरिया होता है, एरिया ऑफ सपोर्ट और एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। पर ये लाइन चार्ट देख के मैं एरिया कहीं पे भी नहीं ढूंढ पाऊंगी, मुझे सिर्फ पॉइंट पता चलेगा कि कहां पे प्राइसेस ने एक्चुअली टर्न लिया है। इस वजह से लाइन चार्ट को ना यूज करते हुए मैं कुछ और यूज करूंगी फ्रेंड्स, वो है कैंडलस्टिक्स चार्ट। तो कैंडलस्टिक्स चार्ट के लिए राइट क्लिक, चार्ट टाइप्स, कैंडलस्टिक, या फिर मैं सिर्फ सी प्रेस कर देती हूँ कीबोर्ड पे और मुझे मिल जाता है मेरा कैंडलस्टिक चार्ट। और अब मेरे लिए आसान हो जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को मार्क करना। तो वापस मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे प्राइसेस ऊपर आए हैं, यहाँ से टर्न लेके नीचे की तरफ जाने लगे हैं। मैं मार्क कर देती हूँ अपना रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए मैं मार्क करती हूँ हाईएस्ट हाई। तो ये पूरे एरिया जहां पे प्राइसेस ने टर्न लिया है, इस पूरे एरिया में से हाईएस्ट हाई, सबसे ऊंचा वाला हाई कैंडल का कौन सा है, उसे मार्क करती हूँ हाईएस्ट हाई। और हाईएस्ट क्लोज, अब हाईएस्ट क्लोज कैसे मिलेगा मुझे? तो फ्रेंड्स, ये जो व्हाइट कलर का डॉट आपको दिख रहा है, जो मेरे माउस कर्सर के साथ साथ ही मूव कर रहा है, देखिए हर एक कैंडल में माउस के साथ ही मूव कर रहा है, इसे कहा जाता है ट्रैकर बॉल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने अपने माउस पॉइंटर को एज अ ट्रैकर बॉल रखा है। राइट क्लिक, माउस पॉइंटर और ट्रैकर बॉल। ये ट्रैकर बॉल के काफी सारे बेनिफिट्स हैं, और एक बेनिफिट ये है फ्रेंड्स कि ये जो ट्रैकर बॉल है, ये आपको हर एक कैंडल का क्लोज बताएगा। जैसे कि ये रेड कैंडल का क्लोज यहाँ पे नीचे है, ये रेड कैंडल का क्लोज यहाँ पे नीचे है, ये ग्रीन कैंडल का क्लोज ऊपर है, ये रेड कैंडल का क्लोज ही इस पूरे एरिया का सबसे ऊंचा वाला क्लोज है, सबसे हाईएस्ट क्लोज है। इसे मैं मार्क कर देती हूं एज अ रेजिस्टेंस।
अब देख पा रही हूँ प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, यहां से टर्न लेके ऊपर जाने लगे हैं। मैं मार्क कर देती हूँ अपना सपोर्ट। सपोर्ट मार्क करने के लिए मैं मार्क करूंगी लोएस्ट लो और इस पूरे टर्निंग एरिया का लोएस्ट क्लोज। अब ये ग्रीन कैंडल का क्लोज यहाँ पे है, ये रेड कैंडल का क्लोज यहाँ पे है, ये ग्रीन कैंडल का क्लोज यहाँ पे है। लोएस्ट क्लोज है क्लोज यही रेड कैंडल का, इसे मैं मार्क कर देती हूँ एज अ सपोर्ट। तो हाईएस्ट हाई हाईएस्ट क्लोज बन जाता है आपका रेजिस्टेंस, लोएस्ट लो लोएस्ट क्लोज बन जाता है आपका सपोर्ट, और ऐसे आप मार्क कर सकते हो अलग अलग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब आते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ही एक और कॉन्सेप्ट है जिसे कहा जाता है एरिया ऑफ बेसिंग। एरिया ऑफ बेसिंग या फिर इसे एरिया ऑफ कंसोलिडेशन, एरिया ऑफ साइडवेज मूवमेंट भी कहा जाता है। मतलब कि जब प्राइसेस सिर्फ एक ही रेंज में काफी समय तक मूव कर रहे हो। तो मान लेते हैं कि मैंने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है और मैं देखती हूँ कि प्राइसेस यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में काफी समय तक मूव कर रहा है, इसे कहा जाता है एरिया ऑफ बेसिंग। तो एरिया ऑफ बेसिंग को देखने के लिए चलिए मैं करेंसी के ही चार्ट पे जाती हूँ ताकि आपको ये करेंसीज में कैसे यूज किया जाए इसे आप अच्छे से अप्लाई कर पाओ। तो फ्रेंड्स एरिया ऑफ बेसिंग को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे एरिया ऑफ कंसोलिडेशन, एरिया ऑफ साइडवेज मूवमेंट, एरिया ऑफ बेसिंग। जैसे कि मैंने कहा ये और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रेंज बाउंड मूवमेंट है प्राइसेस में। मतलब कि जब प्राइसेस सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में काफी समय तक मूव कर रहे हो, इसे एरिया ऑफ बेसिंग कहा जाता है। अब एरिया ऑफ बेसिंग आपको ट्रेड लेने में कैसे हेल्प करेगा ये समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि प्राइसेस यहाँ पे नीचे गए गए हैं, टर्न लेके ऊपर जाने लगे हैं, ये रेड कैंडल आपको बताता है। मैं मार्क कर दूंगी लोएस्ट लो लोएस्ट क्लोज, अगर आपको मार्क करना है तो कर सकते हैं। मैं लोएस्ट लो लोएस्ट क्लोज हाईएस्ट हाई हाईएस्ट क्लोज इस वजह से नहीं मार्क कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक रेंज बाउंड मूवमेंट फिलहाल बता रही हूँ। प्राइसेस वही रेंज में काफी समय तक मूव कर रहे हैं, एरिया ऑफ बेसिंग बता रही हूँ, ठीक है। तो प्राइसेस यहाँ पे नीचे गए हैं, टर्न लेके ऊपर जाने लगे हैं। यहाँ पे प्राइसेस ऊपर गए हैं, टर्न लेके नीचे जाने लगे हैं। मैंने मार्क कर दिया अपना रेजिस्टेंस और देख पा रही हूँ कि काफी घंटों तक प्राइसेस यही रेंज में मूव कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइसेस ने कोशिश की ये रेजिस्टेंस को तोड़ने की, तोड़ नहीं पाया और नीचे की तरफ ही प्राइसेस बंद हुए हैं, इसे कहा जाता है एरिया ऑफ बेसिंग। अब ये एरिया ऑफ बेसिंग आपको ट्रेड लेने में कैसे हेल्प करेगा? तो एरिया ऑफ बेसिंग फ्रेंड्स आगे जाके आपको एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बन सकता है। तो मतलब कि अगर आगे जाके प्राइसेस या तो एरिया ऑफ बेसिंग का सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को तोड़ता है, जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ प्राइसेस ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है और ऊपर की तरफ जाने लगा है। मतलब कि अगर कभी भी प्राइसेस इस बेसिंग एरिया में वापस आएगा, मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि प्राइसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा इससे नीचे ना चले जाए, पर प्राइसेस इस बेसिंग एरिया को एज अ सपोर्ट यूज करे और टर्न लेके ऊपर जाने लगे। मतलब कि यहाँ पे मैं देख सकती हूँ प्राइसेस ने बेसिंग एरिया के रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है और ऊपर जाने लगा है। इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी प्राइसेस वापस नीचे आए और इस बेसिंग एरिया के अंदर आए, मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि प्राइसेस और बहुत ज्यादा नीचे ना चले जाएंगे, पर प्राइसेस यहाँ से टर्न लेके ऊपर की तरफ जाने लगेंगे और इस वजह से ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैं एक खरीदने की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगी, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगी। चलिए एग्जाम्पल को ही देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए
ये है फर्स्ट टाइम जब प्राइसेस इस बेसिंग एरिया के अंदर अंदर आया है। मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि प्राइसेस ये इससे बहुत ज्यादा नीचे ना जाएगा, पर यहाँ से इस बेसिंग एरिया से कहीं पे भी प्राइसेस टर्न लेके ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। इस वजह से यहाँ पे शायद मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगी। और ये देखिए गैप अप ओपनिंग होके प्राइसेस ऊपर की तरफ जाने लगे हैं। तो अगर आसान शब्दों में कहूं, एक बार प्राइसेस ने बेसिंग एरिया को तोड़ दिया, यही बेसिंग एरिया आगे जाके एज अ स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ सपोर्ट या फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसे आप ट्रेड लेने में कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए ये समझते हैं। मानते लेट्स से मानते हैं कि यहाँ पे मुझे कोई भी टेक्निकल एनालिसिस या कोई तो टेक्निकल इंडिकेटर या फिर सुपर ट्रेंड, बॉलिंजर बैंड या कुछ तो यूज कर रही थी, जिससे मुझे पता चला कि मुझे यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मुझे यहाँ पे लॉन्ग जाने की अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी, खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पर क्योंकि मैं ये ट्रेड्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ले रही हूँ और क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करना है, मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए मेरा व्यू के लिए। ये जो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे कंफर्म करना है कि यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर मैं पीछे जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि ये जो प्राइसेस जहां पे बने हैं, प्राइसेस वहीं पे पहले एक बेसिंग एरिया बना रहा था। मतलब ये जो खरीदने की अपॉर्चुनिटी मुझे फिलहाल मिली हुई है, ये पहले के बेसिंग एरिया पे बनी हुई है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। और इस वजह से यहां पे फ्रेंड्स मैं एक बाय ट्रेड ले सकती हूँ। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये जो बेसिंग एरिया कॉन्सेप्ट है, आप कहोगे कि फातिमा कितने लंबे समय के लिए होना चाहिए ये बेसिंग एरिया? कुछ दिनों के लिए होना चाहिए, कुछ हफ्तों के लिए होना चाहिए, कुछ घंटों के लिए होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। बेसिंग एरिया 6 से 7 कैंडल, 5 से 6 कैंडल का भी हो सकता है, 10 से 12 के कैंडल का भी हो सकता है। ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि हम ये एनालिसिस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि प्राइसेस कब इस बेसिंग एरिया को तोड़ेगा। हम यहाँ पे एक बैक स्टडी कर रहे हैं कि एक बार प्राइसेस ने अगर बेसिंग एरिया को तोड़ दिया है और अगर वापस प्राइसेस इसी बेसिंग एरिया के आसपास आ रहा है, तो अब ये पहले का बेसिंग एरिया एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस यूज हो सकता है। तो ये आप बेसिंग एरिया कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझिए कि बेसिंग एरिया आगे जाके आपको एक अच्छा एरिया ऑफ सपोर्ट या एक अच्छा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पे काम आ सकता है। अब कुछ चीजें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, मैंने बहुत सारी चीजें कही कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है, बेसिस है टेक्निकल एनालिसिस का, कोई भी टाइम फ्रेम कोई भी चार्ट पे यूज हो सकता है, वगैरह वगैरह। अब मैं ही कह रही हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है, ओके, ये कॉन्सेप्ट जो है, इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक हैमर और वॉल का। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक हैमर है, एक हथौड़ा है, और मैंने उसे दीवार पे पहली बार मारा है। सबसे पहली बार जब मैं इस हैमर को, इस हथौड़े को दीवार पे पहली बार मारती हूं, क्या ये वॉल पहली बार में ही टूट जाएगी? कितने चांसेस है कि वॉल पहली बार में ही टूट जाएगा जब मैं हैमर को वॉल पे पहली बार मारती हूँ? बहुत कम।
कुछ वीकनेस आ जाएगी, पर वॉल पहली बार में ही टूट जाएगा, हाँ या ना? नो, राइट? ओके। अगर मैं हैमर को वॉल पे दूसरी बार मारती हूँ, अब क्या चांसेस है कि वॉल दूसरी बार में टूट जाएगा? दूसरी बार में कितने चांसेस है? जब मैं हैमर को वॉल पे दूसरी बार मारती हूँ, अब क्या चांसेस है कि ये वॉल दूसरी बार में टूट जाएगा? तो वॉल दूसरी बार में टूटे या ना भी टूटे, पर एटलीस्ट मुझे इतना तो यकीन है कि पहली बार से ज्यादा चांसेस है। उतना तो श्योर है कि पहली बार जब मैंने हैमर को वॉल पे मारा था, उससे तो ज्यादा चांसेस है दूसरी बार अगर मैं मारती हूं तो यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। प्राइसेस को आप एज अ हैमर समझिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप एज अ वॉल समझिए। तो जब मैं प्राइसेस को या फिर जब प्राइसेस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे पहली बार आते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि प्राइसेस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहली बार में ही ना तोड़ दे, और इस वजह से मैं वहां पे उसे सीरियसली लूंगी और मैं वहां पे ट्रेड लूंगी। पर जब प्राइसेस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास दूसरी बार आते हैं, चांसेस ज्यादा है कि प्राइसेस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को दूसरी बार में तोड़ दे, और इस वजह से मैं वहां पे ट्रेड लेना अवॉइड करूंगी। चलिए एग्जाम्पल ही लेके बताती हूँ मैं यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ। तो मैं देख पा रही हूँ प्राइसेस यहाँ पे नीचे गए हैं, टर्न लेके ऊपर की तरफ जाने लगे हैं। मैं मार्क कर दूंगी अपना सपोर्ट। सपोर्ट के लिए लोएस्ट लो लोएस्ट क्लोज मैंने मार्क कर दिया। अब प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। ये पहली बार है जब प्राइसेस सपोर्ट के अंदर आया है। मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि प्राइसेस इस सपोर्ट को पहली बार में ही ना तोड़ दे। इस वजह से हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूं, एक खरीदने की अपॉर्चुनिटी देखूं। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। देखिए प्राइसेस ऊपर की तरफ जाने लगे हैं, पर जब प्राइसेस सपोर्ट के पास दूसरी बार आते हैं, ये देखिए प्राइसेस ने सपोर्ट को दूसरी बार तोड़ दिया है और नीचे की तरफ जाने लगा है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक हो सकता है, जितनी भी बार प्राइसेस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टच करेगा और बाउंस करेगा, उतनी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक होते रहेगा। इस वजह से मैं सिर्फ तभी इसे सीरियसली लूंगी, सिर्फ तभी ट्रेड लूंगी जब प्राइसेस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास पहली बार आता है। जब प्राइसेस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास दूसरी या तीसरी या चौथी बार आते हैं, मैं कोई भी ट्रेड लेना अवॉइड करूंगी सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे। हाँ, अगर कोई दूसरा टेक्निकल इंडिकेटर बताता है कि यहाँ पे शॉर्ट सेल करना चाहिए या फिर यहाँ पे बाय करना चाहिए, तो मैं कंसिडर कर सकती हूँ, पर सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पे मैं दूसरी या तीसरी या चौथी बार कोई भी ट्रेड लेना अवॉइड करूंगी। यहाँ पे खरीदना भी अवॉइड करूंगी और शॉर्ट सेल लेना भी अवॉइड करूंगी। और देखिए ये सपोर्ट एरिया एक बार टूट गया, ये एज ए रेजिस्टेंस यूज हुआ और टर्न लेके नीचे जाने लगा। तो ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिकम्स वीक। अब आखिरी चीज, तो मैंने काफी सारी चीजें बता दी आपको कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक हो सकते हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया ऑफ बेसिंग के बारे में बताया। हर एक चीज मैंने बताई आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। पर सवाल ये है कि कौन सा सपोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस मुझे यूज करना है फिलहाल ट्रेड लेने के लिए, और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पहली बार है, ये दूसरी बार है, या फिर ये स्क्रिप्ट फिलहाल पहले के बेसिंग एरिया पे चल रहा है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए फ्रेंड्स,
ये जो आखिरी पॉइंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जो इन सारे सवालों के जवाब आपको दे देगा, जो कि है रिसेंट इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गर। फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी तरह का टेक्निकल एनालिसिस ना, जो लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं उनकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। और किसी के लिए भी ये ज्यादा जरूरी ये होगा कि फिलहाल उस स्क्रिप्ट में क्या चल रहा है, ये नहीं कि 1 महीने 2 महीने 5 महीने पहले हुआ क्या था। इस वजह से जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मार्क कर रहे हो, तो आप उससे मार्क करना शुरू करेंगे जो फिलहाल चल रहा है स्क्रिप्ट में, और फिर पीछे की तरफ जाते हुए अलग अलग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो। पर अभी ट्रेड लेने के लिए सबसे पहला सपोर्ट और सबसे पहला रेजिस्टेंस सबसे जरूरी होगा। बाकी सारे आप यूज कर सकते हो नो डाउट, पर आपके टारगेट्स को सेट करने के लिए थोड़ा बाद में। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए ये है जीबीपी आईएनआर का चार्ट। ये कैंडल फिलहाल बन रहा है, तो इसके नीचे प्राइसेस नीचे गए हैं, टर्न लेके ऊपर जाने लगे हैं। मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि ये जो कैंडल है अभी भी बन रहा है। इसके नीचे क्लियरली प्राइसेस यहाँ पे नीचे गया है, टर्न लेके ऊपर जाने लगे हैं। मैं मार्क करूंगी अपना पहला सपोर्ट। तो करंट मार्केट प्राइस के नीचे प्राइसेस नीचे गए हैं, टर्न लेके ऊपर जाने लगे हैं, पहला सपोर्ट। इसके नीचे प्राइसेस नीचे गए हैं, टर्न लेके ऊपर जाने लगे हैं, ये है मेरा दूसरा सपोर्ट। अब एक चीज नोटिस करनी है आपको कि प्राइसेस पहले यहाँ पे गए थे, यहाँ से टर्न लेके ऊपर जाने लगे, और ये जो प्राइसेस है जो यहाँ से टर्न लिए हैं, तो ये पहले के सपोर्ट पे बने हुए हैं। तो पहले का सपोर्ट था ये, लोएस्ट लो लोएस्ट क्लोज। ये देखिए प्राइसेस यहाँ पे नीचे आए थे, टर्न लेके ऊपर जाने लगे थे, ये था मेरा सपोर्ट, और ये जो प्राइसेस है ये पहले के सपोर्ट पे टर्न हुए हैं। मतलब कि ये जो सपोर्ट है अब वीक हो चुका है। हमने अभी अभी देखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीक हो जाता है, मतलब कि अगर प्राइसेस ने उसी सपोर्ट को एक बार ऑलरेडी यूज कर लिया है, प्राइसेस ने उस सपोर्ट पे एक बार ऑलरेडी टर्न ले लिया है, तो अगर वापस आगे जाके प्राइसेस इस सपोर्ट के आसपास आते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि यहाँ से ये अब इतना काम शायद नहीं करेगा, और मैं उसे यूज करके एक बाय ट्रेड लेना अवॉइड करूंगी। अब और पीछे जाती हूं मैं, इसके नीचे प्राइसेस नीचे गए हैं, टर्न लेके ऊपर जाने लगे हैं, तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट। रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर प्राइसेस यहाँ पे ऊपर गए हैं, टर्न लेके नीचे जाने लगे हैं, ये है आपका रेजिस्टेंस। इसके ऊपर ये जो गैप है, गैप इनफैक्ट ये जो रेजिस्टेंस है ये पहले के गैप पे ही बना हुआ है, तो इसके ऊपर प्राइसेस ऊपर गए हैं, टर्न लेके नीचे आने लगे हैं। ये ग्रीन कलर कैंडल बताता है कि प्राइसेस ऊपर गए थे, मतलब कि ये हो गया आपका दूसरा रेजिस्टेंस। इसके ऊपर प्राइसेस ऊपर गए हैं, टर्न लेके नीचे आने लगे हैं, तीसरा रेजिस्टेंस। इसके ऊपर प्राइसेस ऊपर गए हैं, टर्न लेके नीचे आने लगे हैं, चौथा रेजिस्टेंस। ऐसे करके आप पीछे की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ जाते हुए अलग अलग सपोर्ट और अलग अलग रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो। पर फिलहाल ट्रेड लेने के लिए सबसे पहला सपोर्ट और सबसे पहला रेजिस्टेंस सबसे जरूरी होता है। बाकी सारे आप यूज कर सकते हो नो डाउट, पर आपके टारगेट्स को सेट करने के लिए थोड़ा बाद में। पर ट्रेड लेने के लिए सबसे पहला सपोर्ट और सबसे पहला रेजिस्टेंस जो आप एकदम राइट ऑफ द कॉर्नर से मार्क करते हो, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और अगर पहला सपोर्ट या पहला रेजिस्टेंस ही वीक है, तो दूसरा सपोर्ट कंसिडर कर सकते हो उस समय के लिए ट्रेड लेने के लिए। तो काफी समय पे फ्रेंड्स, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस व्यू वगैरह देखते हो, वो आपको कहेंगे कि XYZ कंपनी ने क्रूशियल सपोर्ट बनाया है ये लेवल पे, अगर ये तोड़ता है तो ये लेवल पे अगला सपोर्ट होगा, या फिर निफ्टी ने बनाया है रेजिस्टेंस, या फिर यूएसडी आईएनआर ने सपोर्ट बनाया है इस लेवल पे। ये सारे अलग अलग लेवल्स कैसे मिलते हैं,
इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें डेफिनेटली चार्ट्स के ऊपर मार्क कर सकते हो। एक्सट्रीम राइट से मार्क करते हुए लेफ्ट की तरफ जा सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं ये यूजुअली कहती हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस जो है ड्राइविंग की तरह होता है। मतलब कि जब अगर यहाँ पे कोई भी ड्राइव करता है तो आप सोच पाओगे, ड्राइविंग करते हो या राइड करते हो बाइक या कुछ भी, सबसे पहली बार जब आपने एक्चुअली राइडिंग या ड्राइविंग सीखा था, आपको ये आइडिया नहीं था, तो आपने पूरा सीख लिया होगा कि कैसे स्टार्ट करनी है गाड़ी, एक्सीलरेटर कहाँ पे, ब्रेक कहाँ पे, ये वो। पर जब तक आप खुद ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठते और ये सारी चीजें खुद से मार्क करना या फिर ये सारी चीजें खुद से ड्राइव करना शुरू नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। वैसे ही है टेक्निकल एनालिसिस का फ्रेंड्स, के जब तक आप खुद से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह मार्क करना शुरू नहीं करते, ये सब कुछ प्रैक्टिस खुद से नहीं करते, आपको इसके रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगी फ्रेंड्स कि कुछ समय चार्ट्स के साथ बिताइए और इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को खुद से मार्क करना शुरू कीजिए, आपको इसके रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम आपको कुछ ट्रेनिंग मटेरियल भेजने वाले हैं आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे 24 वर्किंग आवर्स में। मतलब कि कल शाम तक आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ट्रेनिंग मटेरियल मिल जाएगा, जहां पे हमने अब तक जो जो भी डिस्कस किया है, आगे जाके जो भी डिस्कस करने वाले हैं, ये पीपीटी वगैरह सब कुछ आपको ट्रेनिंग मटेरियल में मिल जाएगा, तो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अग्री करती हूँ कि काफी सारे ट्रेडर्स चीजें जैसे कि पाइवट पॉइंट्स, रिट्रेसमेंट लाइंस वगैरह यूज करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत है, पर वो कुछ कैलकुलेशन यूज करते हैं प्राइसेस के ऊपर, जिससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मिलते हैं। पर्सनली मैं प्रिफर करती हूँ इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को खुद से मार्क करना। इस वजह से हमने वही आज के सेशन में सीखा है फ्रेंड्स। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का सवाल है, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना आ जाएगा। आखिरी चीज, मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सब कुछ बता दिया, पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि ट्रेड कैसे लिया जाए, कहां पे होगी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट, जब आप प्राइसेस को या फिर जब आप कोई भी स्टॉक को सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास देखते हो तब। ये मैंने जानबूझ के किया है फ्रेंड्स, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस भले ही जितना ज्यादा जरूरी हो, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप अपना पूरा ट्रेड ले। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको यूज करना है फ्रेंड्स, गलत मत समझिए। हमने ये सेशन का आधे से ज्यादा पार्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझाने में यूज कर दिया, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जरूरी है, पर सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पूरा ट्रेड नहीं देगा। आपको उसको एक अलग टेक्निकल इंडिकेटर के साथ यूज करना पड़ेगा, और वो जो टेक्निकल इंडिकेटर हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब आरएसआई है क्या? तो आरएसआई फ्रेंड्स एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो इंट्रोड्यूस किया गया था मिस्टर विल्डर द्वारा, और उन्होंने कैलकुलेशन किया था प्राइसेस के ऊपर कुछ इस तरह कि आरएसआई 100 के ऊपर और 0 के नीचे, शून्य के नीचे नहीं जाता। आरएसआई सिर्फ 0 और 100 के बीच में मूव करता, और इस वजह से इसे प्राइस ऑसिलेटर भी कहा गया है। अब आरएसआई आपको कैसे हेल्प करेगा कोई भी ट्रेड लेने के लिए? तो फ्रेंड्स, आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरएसआई पे। आरएसआई फ्रेंड्स आपको देगा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन। अब ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन होता क्या है फ्रेंड्स? देखिए, हम कोई भी चीज, सब्जी हो या कुछ भी चीज जो ऑलमोस्ट डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं,
हमें थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि वो जो सब्जी है या वो जो चीज है जो मैं ऑलमोस्ट एवरीडे यूज करती हूँ उस समय पे महंगा है या सस्ता। तो अगर टमेटोज की बात करूं, टमाटर की बात करूं, 100 रुपए में महंगा है, 15 रुपए या 12 रुपए में सस्ता। ये एक्सपीरियंस से पता चलता है क्योंकि पॉसिबली मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। पर मुझे ये कैसे पता चले कि यूएसडी आईएनआर या जीबीपी आईएनआर या यूरो आईएनआर एक समय पे महंगा है या सस्ता? इसका सोल्यूशन जो है वो हमको मिस्टर विल्डर द्वारा मिल गया है एक आरएसआई के रूप में। तो आरएसआई को ऐड करने के लिए आप राइट क्लिक करोगे, स्टडी एड स्टडी, या फिर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके ऑल स्टडीज में जाके आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मिल जाएगा, या फिर शॉर्टकट है इसका SRR। SRR प्रेस कर लीजिए कीबोर्ड पे और आपको मिल जाएगा आरएसआई। आरएसआई देगा आपको ओवरबॉट, ओवरसोल्ड और मिडिल लाइन। मैं सिर्फ सब ग्राफ में जाके इसको थोड़ा सा थिक कर रही हूँ, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, और मैं कहती हूँ अप्लाई। और ये देखिए ऐसा कुछ दिखता है आरएसआई। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दो लाइन दिख रही होगी, जब आप ऑटोमेटिकली आरएसआई ऐड करते हो आपको दो लाइंस मिलेगी, एक रेड कलर की लाइन है, एक ग्रीन कलर की लाइन है। ग्रीन कलर की जो लाइन है वो है आरएसआई लाइन, रेड कलर की जो लाइन है वो है एवरेज ऑफ द आरएसआई लाइन। ग्रीन है आरएसआई, रेड है एवरेज आरएसआई। अब ध्यान रखिए फ्रेंड्स के अलग अलग लोग इस इंडिकेटर को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहेंगे कि अगर मिडिल लाइन को मैं रखती हूं और ग्रीन लाइन मिडिल लाइन के ऊपर जाता है मतलब बाय ट्रेड है, ग्रीन लाइन मिडिल लाइन के नीचे जाता है मतलब शॉर्ट सेल है। कुछ लोग रेड और ग्रीन लाइन के क्रॉसओवर को देखते हैं, मतलब कि अगर रेड लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर जाता है मतलब शॉर्ट सेल है, ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर जाता है मतलब एक बाय ट्रेड है। अब कहीं कहीं पे तो ये रेड और ग्रीन लाइन क्रॉसओवर काम भी कर गया है, जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट सेल अच्छे से काम किया है, यहाँ पे बाय ठीक ठाक काम किया है, यहाँ पे भी एक बाय ट्रेड ठीक ठाक प्राइसेस ऊपर गए हैं उसके बाद। पर जहां पे मार्केट या पूरा जो स्क्रिप्ट है या करेंसी, अब हमारे सिचुएशन में करेंसी है, जब साइडवेज मूवमेंट में चल रही है, बेसिंग एरिया बना रहा है, रेंज बाउंड मूवमेंट चल रहा है, तब ये बहुत मिसगाइडिंग हो जाता है। काफी सारे गलत सिग्नल्स भी मिल सकते हैं आपको ये रेड और ग्रीन लाइन क्रॉसओवर या मिडिल लाइन क्रॉसओवर में। इस वजह से फ्रेंड्स हम ये दोनों चीजें नहीं यूज करेंगे, हम कुछ और देखने वाले हैं चार्ट के ऊपर जिसे डाइवर्जेंसेस कहा गया है। और डाइवर्जेंस के लिए फ्रेंड्स मुझे ना तो ये रेड लाइन की जरूरत है ना तो मिडिल लाइन की जरूरत है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ आरएसआई पे, रेड लाइन को मैंने निकाल दिया, स्टडी एंड पैरामीटर्स में जाके मैंने मिडिल लाइन को भी निकाल दिया और मैं कहती हूँ अप्लाई। और ये चाहिए मुझे डाइवर्जेंसेस को ढूंढने के लिए। तो मुझे ये दोनों रेड और ग्रीन लाइन, मतलब रेड लाइन नहीं चाहिए थी, मैंने निकाल दी। मुझे मिडिल लाइन नहीं चाहिए थी, मैंने उसके भी निकाल दिया। ये चाहिए मुझे एक डाइवर्जेंस को ढूंढने के लिए और हमारे ट्रेड्स को ढूंढने के लिए। अब मिस्टर विल्डर ये कहते हैं कि अगर जो भी स्क्रिप्ट में आपने आरएसआई डाला है, अगर आरएसआई ये 70 लाइन के ऊपर जाता है मतलब स्क्रिप्ट ओवरबॉट है, ओवरबॉट मतलब कि महंगा है, और क्योंकि महंगा है मैं यहाँ पे शॉर्ट सेल करूं। मिस्टर विल्डर कहते हैं कि अगर आरएसआई 30 के नीचे जाता है, 30 के नीचे जाता है मतलब कि स्क्रिप्ट ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड मतलब कि सस्ता है, और क्योंकि सस्ता है मैं वहां पे एक खरीदने की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगी। वापस रिपीट करती हूँ, 70 के ऊपर अगर आरएसआई जाता है मतलब स्क्रिप्ट ओवरबॉट है, ओवरबॉट मतलब महंगा,
और वहां पे मैं शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगी। 30 के नीचे अगर RSI जाता है मतलब स्क्रिप्ट सब सस्ता है, ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड है इस वजह से मैं वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, खरीदने की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगी। अगर RSI 70 और 30 के बीच में रहता है तो वहां पे कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप अवॉइड कर सकते हैं। ये है मिस्टर विल्डर की गाइडलाइंस। अब यहाँ पे 10 से 12 दिन का GBP INR का चार्ट है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये पूरे चार्ट में कितनी बार GBP INR ओवरबॉट हुआ, मतलब कि RSI 70 के ऊपर कितनी बार गया? यस, कितनी बार RSI 70 के ऊपर गया है यहाँ पे ये पूरे चार्ट में? सिर्फ एक बार फ्रेंड्स। ये देखिए एक ही बार ओवरबॉट रीजन में है। अगर देखिए करेंसीज तो आपके पास काफी लिमिटेड करेंसीज है जिसमें ट्रेड कर सकते हो, और अगर लिक्विड करेंसीज कहूं जहां पे अच्छे खासे बायर्स और सेलर्स है वहां पे तो और भी बहुत कम स्क्रिप्ट्स है जो पेड है इंडियन रुपी से, जो जहां पे आप ट्रेड ले सकते हो। अब इतनी कम अपॉर्चुनिटीज बाय करने की या इतनी कम अपॉर्चुनिटीज शॉर्ट सेल करने के लिए आपके लिए एज अ ट्रेडर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता। इस वजह से फ्रेंड्स हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया है पैरामीटर्स को। हमने ओवरबॉट ओवरसोल्ड 70-30 के बदले में 60 और 40 रखा है। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड पैरामीटर्स 70 और 30 है, पर इंडियन मार्केट्स के बेसिस में हमने देखा है कि 60 और 40 भी अच्छे से यूज हो सकता है, और इस वजह से मैं 60 और 40 को अप्लाई करती हूँ। और देखिए अब मेरे पास कितने सारे ज्यादा चांसेस है बाय करने के और कितने ज्यादा चांसेस है शॉर्ट सेल करने के। तो इस वजह से आज के सेशन में भी हम 60 और 40 ही यूज करेंगे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आप कहोगे कि फातिमा पर अगर मैं 60 और 40 लेता हूं तो फॉल्स सिग्नल्स भी तो हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक बाय सिग्नल है, यहाँ पे बाय है, यहाँ पे बाय है, वापस बाय है, वापस बाय ट्रेड है। तो 60 और 40 लेता हूं तो ये रिस्की नहीं हो जाता? फ्रेंड्स अगर हम सिर्फ और सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन्स के ऊपर डिपेंड करके अपना ट्रेड ले रहे होते तो मैं अग्री करती कि हाँ ये थोड़ा मिसगाइडिंग, थोड़ा सा रिस्की हो जाता। पर हम सिर्फ और सिर्फ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन को देख के ट्रेड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट अगर 70 या 30 लूं या फिर 60 और 40 लूं, कोई भी स्क्रिप्ट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रीजन में ज्यादा समय तक हो सकता है। कोई भी स्क्रिप्ट ज्यादा समय तक महंगा या ज्यादा समय तक सस्ता हो सकता है। अगर मैं मान लीजिए फ्रूट्स या टमेटोज की बात करूं जिसका मैंने एग्जाम्पल कुछ समय पे दिया था, तो अगर टमेटो 60 या 70 रुपीज पे चले आते तभी भी महंगा था थोड़ा सा, 75 गया तभी भी मेरे लिए महंगा था, 80 गया तभी भी महंगा था, 90 और 100 गया तभी भी महंगा था। पर जब 100 पे गया तब मुझे लगा कि अब ये बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, अब हो सकता है कि प्राइसेस गिरने लगेंगे। तो वैसे ही कोई भी स्क्रिप्ट, करेंसीज हो, कमोडिटीज हो, इक्विटी हो, कोई भी स्क्रिप्ट ज्यादा समय के लिए ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रह सकती है। ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रीजन में कब ट्रेड लेना है ये हम जान पाएंगे डाइवर्जेंसेस से। तो डाइवर्जेंसेस क्या होते हैं? तो पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि क्या वो करेंसी ओवरबॉट रीजन में या ओवरसोल्ड रीजन में है। अगर वो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रीजन में है तभी आप एक डाइवर्जेंस ढूंढेंगे। तो डाइवर्जेंस होता क्या है? अब हमने कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था पहले लाइन में
जब मैंने आरएसआई को इंट्रोड्यूस किया कि आरएसआई और कुछ नहीं है, एक अलग तरह का कैलकुलेशन है प्राइसेस के ऊपर। तो आइडियली जिस डायरेक्शन में प्राइसेस जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आरएसआई जाना चाहिए, पर जब टेक्निकल इंडिकेटर हमारे सिचुएशन में आरएसआई, जब आरएसआई प्राइसेस के सेम डायरेक्शन में मूव ना करने लगे पर अलग डायरेक्शन में जाने लगे, उसे डाइवर्जेंसेस कहा जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबको कि ये स्लाइड पे ध्यान दें। तो अगर प्राइसेस नीचे की तरफ जा रहे हैं, आरएसआई भी आइडियली नीचे की तरफ जाना चाहिए, प्राइसेस ऊपर आरएसआई ऊपर, प्राइसेस नीचे आरएसआई नीचे, प्राइसेस ऊपर आरएसआई भी ऊपर। तो आरएसआई वही डायरेक्शन में मूव हो रहा है जिस डायरेक्शन में प्राइसेस, पर यहां पे एक छोटा सा डिफरेंस है। प्राइसेस बना रहे हैं लोअर लो, आरएसआई दूसरी जगह पे बना रहा है हायर लो। प्राइसेस बना रहे हैं लोअर लो, आरएसआई बना रहा है हायर लो। ये है एक पॉजिटिव या फिर एक बुलिश क्लासिक डाइवर्जेंस। तो पॉजिटिव या फिर एक बुलिश क्लासिक डाइवर्जेंस के लिए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो आपको ये देखना है कि वो स्क्रिप्ट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड रीजन में है या नहीं। पहली चीज तो अगर वो ओवरसोल्ड रीजन में है तो मैं एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस ढूंढूंगी। पॉजिटिव डाइवर्जेंस के लिए मैं कंपेयर करूंगी प्राइसेस के लोज को आरएसआई के लो के साथ। प्राइसेस के लोज को अगर मैं आरएसआई के लोज के साथ कंपेयर करती हूँ, अगर मैं कनेक्ट करती हूँ तो ये एक क्लोज माउथ बनाता है, नैरोइंग टुवर्ड्स द एंड। ये है एक पॉजिटिव क्लासिक डाइवर्जेंस। दूसरी जगह मान लेते हैं प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आरएसआई ऊपर, प्राइसेस नीचे, आरएसआई नीचे, प्राइसेस ऊपर, आरएसआई ऊपर, प्राइसेस नीचे, आरएसआई नीचे। यहां पे भी एक छोटा सा डिफरेंस है। प्राइसेस बना रहे हैं हायर हाई, आरएसआई बना रहा है लोअर हाई। प्राइसेस बना रहे हैं हायर हाई, आरएसआई बना रहा है लोअर हाई। ये है एक बेरिश या फिर एक नेगेटिव क्लासिक डाइवर्जेंस। बेरिश या नेगेटिव क्लासिक डाइवर्जेंस के लिए भी आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज तो ये स्क्रिप्ट होनी चाहिए ओवरबॉट रीजन में, मतलब आरएसआई 60 के ऊपर होना चाहिए। जब ये ओवरबॉट रीजन में है, मैं एक नेगेटिव डाइवर्जेंस ढूंढूंगी। नेगेटिव डाइवर्जेंस ढूंढने के लिए मैं प्राइसेस के हाइस को आरएसआई के हाइस के साथ कंपेयर करूंगी, और जब मैं इन्हें कनेक्ट करती हूँ ये बनाना चाहिए एक ओपन माउथ वाइडनिंग टुवर्ड्स द एंड। ये है एक बेरिश या फिर एक नेगेटिव क्लासिक डाइवर्जेंस। चलिए चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि ये कैसे दिखता है ये डाइवर्जेंस। तो जीबीपी आईएनआर का चार्ट खुला ही है, चलिए इसमें पॉजिटिव क्लासिक डाइवर्जेंस ढूंढते हैं। ऑलराइट, तो ये है चार्ट जीबीपी आईएनआर का। मैं देख पा रही हूं कि जीबीपी आईएनआर पूरी तरह से ओवर सोल्ड रीजन में है, मतलब कि आरएसआई 40 के नीचे है। क्योंकि ये ओवरसोल्ड रीजन में है, मैं देखूंगी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस। पॉजिटिव डाइवर्जेंस ढूंढने के लिए मैं कंपेयर करूंगी प्राइसेस के लोज को आरएसआई के लोज के साथ। तो कंट्रोल एफ देता है आपको एक फ्री लाइन। प्राइसेस बना रहे हैं लोअर लो, पर आरएसआई बना रहा है हायर लो। देखिए प्राइसेस नीचे की तरफ बना रहा है लो, आरएसआई ऊपर की तरफ लो बना रहा है। इसे कहा जाता है एक पॉजिटिव क्लासिक डाइवर्जेंस। तो पॉजिटिव क्लासिक डाइवर्जेंस फ्रेंड्स,
देखिए अगर मैं इसे इससे कंपेयर करूं, प्राइसेस बना रहे हैं लोअर लो, आरएसआई बना रहा है हायर लो, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। देखिए ये है एक पॉजिटिव क्लासिक डाइवर्जेंस। अब इसे क्लासिक डाइवर्जेंस क्यों कहा गया है? क्योंकि जब डाइवर्जेंस 2 से ज्यादा कैंडल के बीच में 8 से 10 कैंडल तक होता है, उसे क्लासिक डाइवर्जेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे कितने कैंडल्स है? 1 2 3 4 5 कैंडल्स के बीच में मैंने डाइवर्जेंस देखा है और मैंने इसे आरएसआई के लोस के साथ कंपेयर किया है। इसे कहा जाता है पॉजिटिव क्लासिक डाइवर्जेंस। चलिए नेगेटिव क्लासिक डाइवर्जेंस पे देखते हैं। जेपीवाई आईएनआर में है। ओके, तो ये है चार्ट जेपीवाई आईएनआर का। पहली चीज तो मैं यहाँ पे नोटिस करती हूँ कि ये जो स्क्रिप्ट है वो कंप्लीटली ओवरबॉट है, मतलब कि आरएसआई 60 के ऊपर है। मैं यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस ढूंढूंगी। नेगेटिव डाइवर्जेंस के लिए मैं कंपेयर करूंगी प्राइसेस के हाईस को, और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ प्राइसेस बना रहे हैं हायर हाई, कंट्रोल एफ। आरएसआई दूसरी जगह पे बना रहा है लोअर हाई। प्राइसेस बना रहे हैं हायर हाई, आरएसआई बना रहा है लोअर हाई। ये है एक नेगेटिव क्लासिक डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे ये जो हायर हाई है ये ज्यादातर फ्लैट लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर प्राइसेस हायर हाई नहीं बना रहे हैं और अगर सेम लेवल पे हाईज है तो आप कंसिडर करना अवॉइड करेंगे, आप ये ट्रेड लेना अवॉइड करेंगे। मैं इतना श्योर कैसे हूं कि प्राइसेस ने हायर हाई बनाया है? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट टी प्रेस करती हूँ मुझे ये डेटा विंडो मिलती है। ये कैंडल का हाई है 67.8592 और ये है 67.8609। 8592 8609, मतलब प्राइसेस हायर हाई बना रहे हैं। आरएसआई क्लियरली लोअर हाई बना रहा है। ये बना रहा है एक ओपन माउथ वाइडनिंग टुवर्ड्स द एंड। ये है एक नेगेटिव क्लासिक डाइवर्जेंस। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल कंसिडर किए गए हैं ये डाइवर्जेंस को ढूंढने के लिए। मैं इसे कंसिडर कर सकती हूँ। अगर डाइवर्जेंस 8 से 10 कैंडल से ज्यादा कैंडल्स के बीच में है तो मैं ट्रेड लेना अवॉइड करूंगी। ज्यादा से ज्यादा 10 कैंडल्स के बीच में अगर डाइवर्जेंस है तो भी मैं कंसिडर कर सकती हूँ, पर उससे ज्यादा मैं कंसिडर करना अवॉइड करूंगी। अब ये जो हमने देखा वो था क्लासिक डाइवर्जेंस, पर एक और तरह का डाइवर्जेंस हमने ढूंढा है जिसे कहा जाता है कैंडल डाइवर्जेंस। तो कैंडल डाइवर्जेंस मतलब वो डाइवर्जेंस जहां पे हमने सिर्फ 2 कैंडल्स को कंसिडर किया है, मतलब कि 2 कैंडल्स के हाईज और लोस को मैं आरएसआई के स्लोप के साथ कंपेयर करती हूँ और मिलता है मुझे कैंडल डाइवर्जेंस। तो पॉजिटिव कैंडल डाइवर्जेंस, मान चलिए जीबीपी आईएनआर में जाती हूँ मैं। कुछ समय पहले पॉजिटिव कैंडल डाइवर्जेंस था, चलिए वो देखते हैं। ओके, तो ये है चार्ट जीबीपी आईएनआर का। मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि ये जो स्क्रिप्ट है वो ओवरसोल्ड रीजन में है, मतलब कि आरएसआई 40 के नीचे है। क्योंकि ओवरसोल्ड है मैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस ढूंढूंगी। पॉजिटिव डाइवर्जेंस के लिए मैं कंपेयर करूंगी प्राइसेस के लोस को। तो प्राइसेस बना रहे हैं लोअर लो, कंट्रोल एफ। आरएसआई ऊपर की तरफ स्लोप कर रहा है। प्राइसेस बना रहे हैं लोअर लो, आरएसआई का स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है। ये है एक पॉजिटिव
कैंडल डाइवर्जेंस। अब इसे कैंडल डाइवर्जेंस क्यों कहा गया है? क्योंकि आप देख पा रहे हो ये डाइवर्जेंस सिर्फ दो कैंडल के बीच में है, और मैंने इसे आरएसआई के लोज के साथ नहीं कंपेयर किया है, मैंने इसे आरएसआई के स्लोप के साथ कंपेयर किया है, और ये एक क्लोज्ड मार्क बना रहा है जो नैरो हो रहा है एंड की तरफ। ये है एक पॉजिटिव कैंडल डाइवर्जेंस। नेगेटिव कैंडल डाइवर्जेंस की तरफ जाते हैं तो 3 तारीख को इसमें ही बना हुआ था, चलिए देखते हैं। राइट, तो ये सेम जीबीपी आईएनआर का ही चार्ट है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे ये जो स्क्रिप्ट है जीबीपी आईएनआर करेंसी जो है वो ओवरबॉट रीजन में थी, मतलब कि आरएसआई 60 के ऊपर था। मैं यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस देखूंगी, नेगेटिव डाइवर्जेंस के लिए मैं कंपेयर करूंगी प्राइसेस के हाईस को। प्राइसेस बना रहे हैं हायर हाई, कंट्रोल एफ, आरएसआई नीचे की तरफ स्लोप कर रहा है, बनाता है ओपन माउथ वाइडनिंग टुवर्ड्स द एंड। ये है एक नेगेटिव कैंडल डाइवर्जेंस। अब चलिए ये देखते हैं कि इस सब को देखते हुए एक ट्रेड कैसे लिया जाए। तो ट्रेडिंग गाइडलाइंस 1 आपको ये बताएगा कि अगर आप एक क्लासिक डाइवर्जेंस देखते हो तो आपका ट्रेड कैसा होना चाहिए। तो आप 15 मिनट का चार्ट यूज करेंगे इंट्राडे ट्रेड्स के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाहो, एक दिन से ज्यादा ट्रेड लेना चाहो, तो आप यही सारी चीजें आर्ली या डेली चार्ट पे भी देख सकते हो। ऐड करोगे आरएसआई, ड्रॉ करोगे एरिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, फिर लॉन्ग ट्रेड एंट्री। एक पॉजिटिव क्लासिक डाइवर्जेंस के बाद आप लॉन्ग करोगे इमीडिएट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, स्टॉप लॉस होगा आपका इमीडिएट बॉटम और टारगेट होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया। शॉर्ट ट्रेड नेगेटिव क्लासिक डाइवर्जेंस के बाद आप शॉर्ट सेल करोगे इमीडिएट एरिया ऑफ सपोर्ट के नीचे, स्टॉप लॉस होगा आपका इमीडिएट टॉप या हाई और टारगेट होगा नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट। चलिए चार्ट के ऊपर जाके यही चीजें देखते हैं। पॉजिटिव क्लासिक डाइवर्जेंस जीबीपी आईएनआर में हमने कुछ समय पहले देखा था, तो चलिए ये था पॉजिटिव क्लासिक डाइवर्जेंस जीबीपी आईएनआर में एंट्री। ये दोनों कैंडल्स के बीच में जहां पे आपने डाइवर्जेंस देखा है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर होगी आपकी एंट्री। ये दो कैंडल्स जहां पे आपने डाइवर्जेंस देखा है उसका जो लोएस्ट पॉइंट है उसके नीचे होगा आपका स्टॉप लॉस, और एंट्री के ऊपर प्राइसेस ऊपर गए हैं, यहां से टर्न लेके नीचे जाने लगे हैं। ये जो रेजिस्टेंस एरिया, तो याद है मैंने कहा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा, इस वजह से देखिए क्योंकि एंट्री के ऊपर जहां पे भी प्राइसेस ऊपर गए हैं टर्न लेके नीचे जाने लगे हैं वो आपका रेजिस्टेंस एरिया हुआ, रेजिस्टेंस एरिया हो गया आपका टारगेट। एंट्री आपको डाइवर्जेंस के बाद तीसरे या चौथे कैंडल में मिलती है तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर डाइवर्जेंस के बाद चौथे कैंडल तक आपको एंट्री नहीं मिलती है तो आइडियली आप ट्रेड लेना अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 चौथे कैंडल में मुझे एंट्री मिल गई है, मैं इसे कंसीडर कर सकती हूँ। और देखिए उसी दिन पे मार्केट्स क्लोज होने से पहले टारगेट यहाँ पे अचीव हो गए हैं। आते हैं शॉर्ट सेल ट्रेड पे। जेपीवाई आईएनआर में नेगेटिव क्लासिक डाइवर्जेंस देखते हैं, चलिए। तो ये था नेगेटिव क्लासिक डाइवर्जेंस जो हमने देखा था जेपीवाई आईएनआर में। ये दोनों कैंडल्स के बीच में जो भी लोएस्ट पॉइंट है जो आपका सपोर्ट एरिया है उसके नीचे होगी आपकी एंट्री। ये दोनों कैंडल्स के बीच में जो भी हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर होगा आपका स्टॉप लॉस। तो वापस रिपीट करती हूँ, ये दोनों कैंडल्स के बीच में लोएस्ट पॉइंट है उसके नीचे एंट्री, ये दोनों कैंडल्स के बीच में जो भी हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर होगा आपका स्टॉप लॉस।
और टारगेट होगा नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट। तो एंट्री के नीचे ये जो गैप है फ्रेंड्स, गैप भी एज अ गुड सपोर्ट या रेजिस्टेंस यूज हो सकता है। तो एंट्री के नीचे ये जो गैप है ये आपका सपोर्ट होगा, और दूसरा सपोर्ट है ये प्राइसेस नीचे गए हैं, टर्न लेके ऊपर जाने लगे हैं, ये है आपका दूसरा सपोर्ट। आइडियली गैप आपका पहला सपोर्ट होगा, एंट्री आपको दूसरे ही कैंडल में मिल गई है, और देखिए टारगेट अचीव उसी दिन पे हो गए हैं। तो ये होगा आपका ट्रेड जब आप एक नेगेटिव क्लासिक डाइवर्जेंस देखते हो। आते हैं कैंडल डाइवर्जेंस पे। तो कैंडल डाइवर्जेंस मतलब कि जब आपने एक डाइवर्जेंस सिर्फ दो कैंडल्स के बीच में देखा है, वो वाला। तो ट्रेडिंग गाइडलाइंस 2 आपको बताएगा कि कैंडल डाइवर्जेंस अगर आप देखते हो तो क्या होनी चाहिए आपका, कैसा होना चाहिए आपका ट्रेड। तो आप 15 मिनट का चार्ट यूज करोगे इंट्राडे के लिए। आइडियली मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि अगर आप कैंडल डाइवर्जेंस देख रहे हो तो 15 मिनट से कम वाला चार्ट आप यूज करना अवॉइड करेंगे। तो 5 मिनट का चार्ट वगैरह आप यूज करना अवॉइड करेंगे, आप स्टिक करेंगे 15 मिनट के चार्ट पे। अर्ली या डेली चार्ट यूज करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। आरएसआई ऐड करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज ड्रॉ करेंगे, फिर एंट्री। पॉजिटिव कैंडल डाइवर्जेंस के बाद आप लॉन्ग करेंगे सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर। स्टॉप लॉस होगा आपका सेकेंड कैंडल के लो के नीचे, टारगेट होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया। शॉर्ट ट्रेड नेगेटिव कैंडल डाइवर्जेंस के बाद आप शॉर्ट सेल करोगे सेकेंड कैंडल के लो के नीचे, स्टॉप लॉस होगा सेकेंड कैंडल के ही हाई के ऊपर, और टारगेट होगा आपका नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट। चलिए वापस चार्ट्स पे ही जाके देखते हैं कि कहां पे और कैसा है आपका ट्रेड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैंडल जीबीपी आईएनआर में दोनों ही थे, चलिए वो देखते हैं। तो ये था पॉजिटिव कैंडल डाइवर्जेंस, ये दोनों कैंडल्स के बीच में। सेकेंड कैंडल सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंट्री होगी सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस होगा सेकेंड कैंडल के ही लो के नीचे, और एंट्री के ऊपर जहां पे प्राइसेस ऊपर गए हैं टर्न लेके नीचे आने लगे हैं, नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा आपका टारगेट। वापस रिपीट करती हूँ, सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, सेकेंड कैंडल के ही लो के नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया। एंट्री अगले ही कैंडल में मिल गई है और टारगेट अचीव हो गया है। अब फ्रेंड्स मैं ये क्यों कहती रहती हूँ कि एंट्री कैंडल के हाई के ऊपर, मैं ये क्यों नहीं कहती कि कैंडल के हाई पे, क्योंकि आप हमेशा एक बफर रखेंगे, मतलब कि आप एंट्री ये कैंडल के हाई पे ना रखते हुए थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, स्टॉप लॉस आप ये कैंडल के लो पे ना रखते हुए थोड़ा सा नीचे रखेंगे। 0.10% ऑफ द करंट मार्केट प्राइस कंसिडर कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रिप्ट की वॉलेटिलिटी है उसके बेसिस पे आप बफर रख सकते हैं। बफर दो चीजों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। पहली चीज तो कि ये आपको इस स्क्रिप्ट की, ये करेंसी की वॉलेटिलिटी से बचाएगा, और दूसरी चीज ये एक्ट एज अ कंफर्मेशन, एक कंफर्मेशन के तौर पे एक्ट करेगा आपके ट्रेड के लिए। तो सिर्फ कैंडल डाइवर्जेंस में नहीं, क्लासिक डाइवर्जेंस में भी आप बफर रखना भूलेंगे नहीं। बफर बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंट्री और स्टॉप लॉस के लिए। टारगेट्स के लिए बफर रखना जरूरी नहीं है, टारगेट्स में आप बफर ना रखे तो चलेगा। ठीक है, ये था नेगेटिव कैंडल डाइवर्जेंस जो हमने देखा था जीबीपी आईएनआर में ही। अब फ्रेंड्स अगर आप एक इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो तो सबसे बेस्ट टाइम ट्रेड में एंटर करने के लिए 3-3:30 बजे है, या उससे पहले। तो सुबह से लेके अगर आपको एंट्री 3-3:30 बजे के पहले मिलती है तो ट्रेड लेना आपके लिए सेंस बनता है, पर अगर आपको 3-3:30 के बाद एंट्री मिलती है तो अगर आपका व्यू करेक्ट भी है तो भी हो सकता है कि आपका उसी के उसी दिन पे टारगेट अचीव ना हो। और इस वजह से फ्रेंड्स
अगर आप इंट्राडे ट्रेड लेना चाहते हो तो आइडियली 3 बजे से पहले आप अपना ट्रेड लें। पर अगर आपको 3 बजे तक या 3:30 बजे का कोई एंट्री नहीं मिल रही हो तो भी आप मार्केट को ट्रैक कर सकते हो। तो क्यों? ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो कैंडल डाइवर्जेंस है वो 4:30 से 4:45 के कैंडल के बीच में है। यहाँ पे सेकेंड कैंडल बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। एंट्री होगी सेकेंड कैंडल के लो के नीचे, स्टॉप लॉस होगा यही सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर, और टारगेट होगा नेक्स्ट सपोर्ट एरिया। मतलब एंट्री के नीचे प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, टर्न लेके ऊपर जाने लगे हैं। लोएस्ट लो, लोएस्ट क्लोज, ये है आपका टारगेट। अब एंट्री आपको उसी के उसी दिन तो मिली नहीं है, एंट्री आपको अगले ही दिन पे मिलेगी, और एंट्री मिलते ही देखिए टारगेट्स भी अचीव हो गए हैं। तो मैं क्या कहना चाहती हूं कि अगर आपको दिन के एंड में लास्ट कुछ कैंडल्स के बीच में ही आपको डाइवर्जेंस दिखे तो भी आप ये ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि एंड में आपको एंट्री अगले दिन मिल रही है, और जब एंट्री और टारगेट्स एक दिन पे अचीव हो उसे इंट्राडे ट्रेड ही कहा जाता है। तो ये भी आप ट्रैक कर सकते हो। अब फ्रेंड्स देखिए, जब करेंसी में ट्रेड ले रहे हो तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड लेते हो, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काफी सारी चीजें आपको कंसिडर करनी है इससे पहले कि आप ट्रेड लो। तो फ्रेंड्स, मनी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही जरूरी है कोई भी तरह के ट्रेडर के लिए। तो मनी मैनेजमेंट क्या है? ये एक डिफरेंस है आप क्या चाहते हो और क्या अफोर्ड कर सकते हो उसके बीच में। हर एक ट्रेड के लिए एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना बहुत ही जरूरी है। रिस्क क्या है? एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच का डिफरेंस है रिस्क। रिवॉर्ड क्या है? टारगेट और एंट्री के बीच का है फर्क, वो है रिवॉर्ड। अब मान लेते हैं कि मैंने एक महीने में कुछ 100 ट्रेड लिए हैं जिसमें हिट रेशियो है 50%। हिट रेशियो मतलब कि 100 में से 50 ट्रेड प्रॉफिटेबल है, 100 इतने नहीं चले। तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो है फ्रेंड्स। अगर आपने अच्छी तरह से एनालिसिस किया है तो आपका हिट रेशियो इससे बेहतर ही होगा। अगर मैंने वो ट्रेड्स लिए जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है तो क्या होगा? नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स 50, टोटल प्रॉफिट 50। लॉस मेकिंग ट्रेड्स 50, टोटल लॉस 50। एंड में मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, जो भी टाइम एफर्ट्स जो भी मैंने स्पेंड किया है वो सब एक्स्ट्रा। और इस वजह से फ्रेंड्स, हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर और हम भी सजेस्ट करते हैं कि सिर्फ वही ट्रेड्स लीजिए जिसमें रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 हो। तो बाकी सारी चीज कांस्टेंट रखते हुए अगर मैंने वही ट्रेड्स लिए जिसमें रिस्क रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 हो तो क्या होगा? नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स 50, टोटल प्रॉफिट 100। लॉस मेकिंग ट्रेड्स 50, टोटल लॉस 50। एंड में आपके पास एटलीस्ट 50 रुपीज बचते हैं एज ए प्रॉफिट। तो सिर्फ वही ट्रेड्स लीजिए जिसमें अगर प्रॉफिट पोटेंशियल मान लीजिए 20 रुपए है, लॉस पोटेंशियल 10 या उससे कम हो, तो ही ट्रेड लेना आपके लिए सेंस बनता है। अब फ्रेंड्स, मान लीजिए कि मैंने एक ट्रेड ढूंढा जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर क्या मैं अपना पूरा के पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में डाल दूंगी? नहीं। इसके लिए आते हैं पोजीशन साइजिंग पे। तो क्या होता है पोजीशन साइजिंग? ये बताएगा कि आपको आपको एक ट्रेड में कितना पैसा डालना है, कितना रिस्क लेना है। तो हर एक ट्रेड में आपके टोटल कैपिटल के 1% से ज्यादा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आपको हर एक ट्रेड में 1,000 से ज्यादा का रिस्क लेना अवॉइड करना है। अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो, आपको लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हो, तो आप 2% तक जा सकते हो, पर इससे ज्यादा नहीं जाइए। देखिए फ्रेंड्स, करेंसी में ट्रेड ले रहे हो तब आप एक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही ट्रेड ले रहे हो, तो कितना कैपिटल हर एक ट्रेड में डालना ये तो आप क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि फ्यूचर्स में आपको इनिशियल मार्जिन पे करना है, ऑप्शंस में आपको ऑप्शन प्रीमियम पे करना है। पर कितना रिस्क लेना है, इस हिसाब से आप कितने लॉट्स खरीद सकते हो उस
कॉन्ट्रैक्ट किए वो डिसाइड कर सकते हो। मतलब कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका पर लॉट लॉस 500 रुपए है और ज्यादा से ज्यादा आपको 1000 से लॉस से ज्यादा लॉस नहीं लेना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 लॉट्स लोगे। तो इस तरह से आप कितने लॉट्स खरीदने हैं वो डिफाइन कर सकते हो ये पोजीशन साइजिंग पे। एक चीज मेंशन करना चाहूंगी फ्रेंड्स कि अगर कहीं पे भी आपको क्लासिक और कैंडल डाइवर्जेंस दिखे और आपको डिसाइड करना है कि कौन से ट्रेड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, आप क्लासिक डाइवर्जेंस को देंगे। मतलब पहले वाला डाइवर्जेंस जहां पे 2 से ज्यादा कैंडल्स, 8 से 10 कैंडल्स के बीच में डाइवर्जेंस था, वो डाइवर्जेंस को और वो ट्रेड को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि क्लासिक डाइवर्जेंस कह सकते हैं कि थोड़ा हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकता है कैंडल डाइवर्जेंस के कंपैरिजन में। कैंडल डाइवर्जेंस भी चलता है, पर अगर चूज करना है तो क्लासिक डाइवर्जेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। इसी के साथ आते हैं एंड ऑफ द ट्रेनिंग पे। चलिए क्विक रिकैप लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेड डाइवर्जेंस को यूज करते हुए। पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखा जब RSI 40 के नीचे था, नेगेटिव जब RSI 60 के ऊपर था, रेजिस्टेंस के ऊपर बाय किया, शॉर्ट किया सपोर्ट के नीचे, सेकेंड कैंडल के हाई के ऊपर बाय किया, शॉर्ट किया सेकेंड कैंडल के लो के नीचे। कैंडल डाइवर्जेंस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस के लिए यूज किया और एंड में बहुत ही जरूरी टॉपिक डिस्कस किया जो कि है मनी मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच फ्रेंड मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको आगे जाके कोई भी क्वेश्चंस है आप हमें लिख सकते हो classroom@shirkan.com पे और हम डेफिनेटली रिवर्ट करेंगे। और कोई भी क्वेरीज है आप कस्टमर सर्विस में कांटेक्ट कर सकते हो या फिर उन्हें मेल कर सकते हो myaccount@shirkan.com पे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वंस अगेन मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए। सिर्फ एक नोट, सिक्योरिटी मार्केट्स में मार्केट रिस्क से सब्जेक्टेड होते हैं। हर एक डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए इन्वेस्टिंग करने से पहले। फ्रेंड्स इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर्स पे जाऊं और इससे पहले कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस ले लूं, मैं सिर्फ 2 मिनट और लेना चाहूंगी ये डिस्कस करने के लिए कि कौन कौन से अलग टॉपिक्स हैं शेरखान क्लासरूम में और आप उनमें कैसे रजिस्टर कर सकते हो। तो ये देखिए ये लॉग्ड इन पेज है। अगर आप यहाँ पे क्लासरूम लिखते हो तो शेरखान क्लासरूम पहला ऑप्शन अवेलेबल होगा आपको यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पूरे के पूरे महीने